Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, समशीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। हाँ, और इसमें हम खास तौर पर दो इलाकों को देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी और दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड। बिल्कुल, हम समझेंगे कि इन जगहों की क्या खासियतें हैं, वहाँ जीवन कैसा है, लोग क्या करते हैं। और हमारी ये चर्चा एनसीईआरटी क्लास 7 की भूगोल की किताब के चैप्टर 9 पर आधारित रहेगी। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के लिहाज से जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर हो जाए। हाँ, ताकि एक अच्छी मजबूत समझ बन सके। और देखिए, कमाल की बात यह है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े खेती वाले इलाके, जिन्हें दुनिया का अन्न भंडार भी कहते हैं, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, वो असल में यही घास के मैदान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रेरी से। बिल्कुल। प्रेरी जो शब्द है वो असल में फ्रेंच से आया है, जिसका मतलब ये होता है घास का मैदान। अच्छा। और ये फैले हुए हैं उत्तरी अमेरिका के एकदम अंदरूनी हिस्से में। आप सोचिए, महाद्वीप का दिल, यानी कि समुद्र से काफी दूर। हाँ, और यहाँ से मिसिसिपी नदी की सहायक नदियां गुजरती हैं और कनाडा में सस्केचुआना नदी की भी। तो पानी इन नदियों से मिलता है। अच्छा, तो क्योंकि ये महाद्वीप के इतने अंदर हैं, तो जलवायु पर तो असर पड़ता होगा, मतलब समंदर का असर कम होगा शायद। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु है। इसका मतलब है कि गर्मियां जो है वो काफी गर्म होती हैं और सर्दियां काफी ठंडी। एक्सट्रीम टेम्परेचर जिसे कहते हैं। एकदम, वो समंदर वाला मॉडरेटिंग इफेक्ट यहाँ तक पहुंच नहीं पाता और इसका सीधा असर पड़ता है वहाँ की खेती और पशुपालन पर। यूपीएससी में भी ये पूछते हैं ना कि अंदरूनी इलाकों में तापमान का रेंज ज्यादा क्यों होता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ऐसी जलवायु में पेड़ पौधे कैसे होते होंगे? बड़े जंगल तो नहीं मिलते होंगे? ज्यादातर तो नहीं। जैसा नाम है प्रेरी, मतलब घास का राज है यहाँ। कहीं कहीं तो घास 2-2 मीटर तक ऊंची हो सकती है। अरे वाह। हाँ, इसकी वजह यह है कि एक तो बारिश उतनी नहीं होती कि बड़े पेड़ आसानी से उगें, और सर्दियां भी कठोर होती हैं, पानी की कमी रहती है। हाँ, कहीं कहीं नदियों के किनारे या नीची जगहों पर आपको थोड़े जंगल दिख जाएंगे। ये एक तरह का क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस है। पानी की कमी और कभी कभी लगने वाली आग भी घास के मैदानों को बनाए रखती है। आग कैसे मदद करती है? देखिए, घास जो है वो आग लगने के बाद जल्दी वापस उग जाती है। हाँ? लेकिन पेड़ उतनी जल्दी नहीं उग पाते, तो आग भी एक तरह से पेड़ों को कंट्रोल में रखती है। दिलचस्प। अच्छा, और मैंने एक खास हवा के बारे में पढ़ा था, चिनूक। उसका क्या रोल है? हाँ, चिनूक ये एक स्थानीय गर्म हवा है। सर्दियों में रॉकी पहाड़ों के पूर्वी ढलानों से नीचे उतरती है। ये गर्म हवा सर्दियों में? हाँ, यही इसकी खासियत है। ये अचानक से तापमान बढ़ा देती है, कई बार तो काफी तेजी से। और इससे होता क्या है कि बर्फ पिघल जाती है। ओह, तो ये तो जानवरों के लिए अच्छा होता होगा ना, चरने की जगह मिल जाती होगी। बिल्कुल, पशुपालकों के लिए ये बहुत फायदेमंद है, चारागाह खुल जाते हैं। सही। जानवरों की बात चली है तो कौन से जानवर खास हैं यहाँ के? प्रेरी का सबसे मशहूर जानवर तो बाइसन है, अमेरिकी भैंसा। हाँ, सुना है। एक जमाना था जब इनका इतना शिकार हुआ कि ये लगभग खत्म ही हो गए थे, लेकिन अब इनको प्रोटेक्ट किया गया है तो संख्या बढ़ रही है। अच्छा है। इनके अलावा कोयोट हैं, गोफर हैं, प्रेरी डॉग्स हैं, ये सब आम जानवर हैं वहाँ के। ठीक है, चलिए अब जरा लोगों पर आते हैं। क्या करते हैं वहाँ के लोग? घास के मैदान है तो पशुपालन तो होता ही होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल, पशुपालन एक मुख्य काम है। खासकर जो पश्चिमी हिस्सा है प्रेरी का, वो थोड़ा पहाड़ी है, बारिश भी कम होती है, तो वहाँ बड़े बड़े पशु फार्म हैं, जिन्हें रैंच कहते हैं। हाँ, रैंच। इन रैंचों पर मवेशी पाले जाते हैं और उनकी देखभाल करने वाले काउबॉयज होते हैं। काउबॉयज? फिल्मों वाले? हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। लेकिन जो पूर्वी हिस्सा है, जहाँ जमीन ज्यादा उपजाऊ है, बारिश थोड़ी बेहतर है, वहाँ खेती होती होगी। बिल्कुल, वहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती माने जाते हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल किया है खेती में। टेक्नोलॉजी मतलब? जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, आपने सुना होगा। हाँ, कंबाइन, वो मशीन जो सब काम कर देती है, जुताई, बुआई, कटाई। एकदम सही। उसी की मदद से इतने बड़े इलाके में खेती हो पाती है। तो इसी वजह से यहाँ इतनी फसल होती है।
खासतौर पर गेहूं शायद। हाँ, गेहूं का उत्पादन यहाँ इतना ज्यादा होता है कि इस पूरे इलाके को दुनिया का धान्यागार कहते हैं। ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का धान्यागार, ये तो बहुत बड़ी बात है ही। यहाँ जो गेहूं पैदा होता है वो ना सिर्फ अमेरिका और कनाडा की जरूरतें पूरी करता है, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है। सही कहा। अच्छा, खेती और पशुपालन के अलावा भी कुछ होता है प्रेरी में? हाँ, डेयरी फार्मिंग भी एक बड़ा उद्योग है। खासकर जो ग्रेट लेक से अटलांटिक तक का एरिया है पूर्व में, उसे डेयरी बेल्ट भी कहते हैं। ओके। और एक और जरूरी चीज है खनिज। इस क्षेत्र में कोयला और लोहे के भी बड़े भंडार हैं। अच्छा, मिनरल्स भी हैं। हाँ, और इन्हीं सब वजहों से खेती, पशुपालन, खनिज, यहाँ पर सड़कों का, रेलवे का, नहरों का अच्छा नेटवर्क डेवलप हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका के सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड इलाकों में से एक है। तो मतलब प्रेरी एक ऐसा इलाका है जहां मुश्किल जलवायु के बावजूद टेक्नोलॉजी की मदद से खेती में क्रांति आई और साथ में पशुपालन और उद्योग भी फले फूले। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई प्रेरी की बात। अब चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने में, दक्षिण अफ्रीका। वहां के घास के मैदान, वेल्ड, ये प्रेरी से कैसे अलग हैं? वेल्ड भी समशीतोष्ण घास के मैदान ही है, लेकिन लोकेशन बिल्कुल अलग। दक्षिण अफ्रीका में ये असल में ऊबड़ खाबड़ पठारी इलाके हैं। पठार मतलब ऊंचाई पर होंगे। हाँ, इनकी ऊंचाई अलग अलग है, कहीं 600 मीटर तो कहीं 1100 मीटर तक, और इनके किनारों पर ड्रेकन्सबर्ग पहाड़ हैं। पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। ओके। और नदियां? यहाँ ऑरेंज और लिम्पोपो नदियों की सहायक नदियां बहती हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ की जलवायु भी प्रेरी जैसी ही एक्सट्रीम है, महाद्वीपीय टाइप? नहीं, यहाँ पर एक बड़ा फर्क आ जाता है। वेल्स जो है उनके पास हिंद महासागर है। अच्छा, समंदर पास है। हाँ, तो समंदर का असर यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। जैसा हमने पहले कहा था कि समंदर तापमान को मॉडरेट करता है, वैसा ही यहाँ होता है। इसलिए वेल्स की जलवायु प्रेरी के मुकाबले काफी हल्की रहती है, माइल्ड जिसे कहते हैं। माइल्ड मतलब सर्दियाँ ठंडी और सूखी तो होती हैं, पर उतनी ज्यादा कठोर नहीं होती जितनी प्रेरी में, और गर्मियाँ छोटी और गर्म होती हैं। बारिश भी ज्यादातर गर्मी के महीनों में ही होती है, नवंबर से फरवरी के बीच। अच्छा, तो जलवायु हल्की है तो जाहिर है जीवन और इकोनॉमी भी अलग तरह की होगी। बिल्कुल। यहाँ की वनस्पति भी थोड़ी अलग है। घास तो है, लेकिन शायद उतनी घनी नहीं जितनी प्रेरी में। ऊंची जगहों पर लाल घास मिलती है, कहीं-कहीं बबूल और मारुला जैसे पेड़ भी दिख जाते हैं। और जानवर? प्रेरी में तो बाइसन थे, यहाँ क्या है? यहाँ बड़ी शिकारी जानवर ज्यादा मिलते हैं, शेर, तेंदुआ, चीता और कुडू जैसा हिरण भी। तो अब आते हैं लोगों के काम धंधों पर। क्या यहाँ भी प्रेरी की तरह जबरदस्त खेती होती है? देखिए, यहाँ की मिट्टी हर जगह उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी प्रेरी की। तो खेती होती है, लेकिन मुख्य रूप से उन्हीं इलाकों में जहाँ जमीन अच्छी है। क्या उगाते हैं? मक्का यहाँ की मुख्य फसल है, जिसे वहाँ मीली कहते हैं। इसके अलावा गेहूं, जौ, जई, आलू भी होते हैं, और तंबाकू, गन्ना, कपास जैसी कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। पर खेती यहाँ की इकोनॉमी का वैसा बेस नहीं है जैसा प्रेरी में है। तो फिर बेस क्या है? मुख्य काम क्या है? यहाँ दो चीजें ज्यादा हावी हैं। एक तो पशुपालन, खासकर भेड़ पालन, और दूसरा खनन यानी माइनिंग। भेड़ पालन ऊन के लिए? हाँ, बिल्कुल। भेड़ पालन यहाँ का सबसे जरूरी व्यवसायों में से एक है। मुख्य रूप से ऊन के लिए ही पाली जाती हैं, और यहाँ की मेरिनो भेड़ बहुत मशहूर है। मेरिनो वुल? हाँ, सुना है, बहुत गर्म होती है। एकदम। तो इसी वजह से वेल्ड में ऊन उद्योग काफी विकसित हुआ है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग भी होती है, मवेशी भी पाले जाते हैं, खासकर गर्म और नमी वाले इलाकों में। और दूसरा आपने कहा खनन, माइनिंग। हाँ, और ये वेल्ड की अर्थव्यवस्था का शायद सबसे बड़ा हिस्सा है। ये इलाका खनिजों से बिल्कुल भरा पड़ा है। क्या क्या मिलता है? लोहा और कोयला तो है ही, जैसा प्रेरी में भी था, लेकिन यहाँ सोना और हीरा, इनके इतने बड़े भंडार हैं कि इन्होंने इस जगह को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। सोना और हीरा? हाँ। जोहानिसबर्ग शहर का नाम सुना है? हाँ, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका का बड़ा शहर है। उसे दुनिया की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। ओह, अच्छा। और किम्बरली शहर है, वो अपने हीरे के खानों के लिए मशहूर है। किम्बरली डायमंड माइंस, हाँ, ये भी सुना है। तो इन कीमती खनिजों ने, खासकर सोने और हीरे ने,
न सिर्फ यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय बदला, बल्कि इसने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास पर भी बहुत गहरा असर डाला। कैसे? इन्हीं खनिजों की वजह से ब्रिटेन के साथ व्यापारिक रिश्ते बने और धीरे धीरे ये पूरा इलाका ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। माइनिंग ने यहाँ रेलवे के विकास को, दूसरे उद्योगों के विकास को भी बहुत तेजी दी। तो ये तो प्रेरी से काफी अलग तस्वीर हो गई। मतलब एक तरफ प्रेरी है जहां जोर खेती, खासकर गेहूं पर है, टेक्नोलॉजी पर है। हाँ, दुनिया का अन्न भंडार। और दूसरी तरफ वेल्ड है जहां हल्की जलवायु है और अर्थव्यवस्था का आधार भेड़ पालन और उससे भी ज्यादा खनन, खासकर सोना हीरा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक ही तरह का बायोम, मतलब समशीतोष्ण घास स्थल होने के बावजूद वहाँ की स्पेसिफिक जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, जमीन के नीचे क्या छुपा है, ये चीजें आर्थिक गतिविधियों को कितना अलग बना सकती हैं। एकदम सही। प्रेरी में महाद्वीपीय जलवायु और उपजाऊ मिट्टी ने उसे खेती का पावर हाउस बनाया, और वेल्स में हल्की समुद्री जलवायु और खनिजों ने उसे पशुपालन और माइनिंग का सेंटर बना दिया। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब हमने दोनों इलाकों को काफी डिटेल में समझ लिया है, तो चलिए कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो शायद परीक्षा के लिहाज से भी काम आए। हमने एनसीईआरटी के सवालों पर सीधे सीधे बात नहीं की, पर मुझे लगता है हमारी चर्चा में ज्यादातर पॉइंट्स कवर हो गए हैं। जैसे प्रेरी निवासियों के मुख्य व्यवसाय। हाँ, तो प्रेरी में मुख्य व्यवसाय हमने देखे पशुपालन, खासकर रैंच पर मवेशी पालना, और बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती, कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल, डेयरी फार्मिंग भी। ठीक। और वेल्ट की जलवायु प्रेरी से अलग क्यों है? उस समुद्री प्रभाव की वजह से हिंद महासागर पास होने के कारण वेल्ट की जलवायु हल्की है, माइल्ड है, जबकि प्रेरी की महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल और चरम है। और चिनूक हवा का असर? वो प्रेरी में चलती है, गर्म हवा है, सर्दियों में बर्फ पिघलाकर चारागाह खोल देती है। घास के मैदानों में पेड़ कम क्यों होते हैं? मुख्य वजह पानी की कमी है और कई जगह आग का भी रोल है, जो घास को तो जल्दी उगने देती है पर पेड़ों को नहीं। और वेल्ड खनन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहाँ लोहा, कोयला और खासकर सोना और हीरे के बहुत बड़े भंडार हैं। जोहान्सबर्ग स्वर्ण राजधानी और किम्बरली हीरा खान इसी वजह से मशहूर है। बहुत बढ़िया। तो ये मुख्य बातें हो गईं। अगर हम खासतौर पर प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो कुछ कीवर्ड्स जरूर याद रखने चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, महाद्वीपीय जलवायु, चिनूक, बाइसन, रांच, विश्व का धान्यागार, कंबाइन, गेहूं। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, हल्की समुद्री जलवायु, मेरिनो भेड़, ऊन, जोहान्सबर्ग स्वर्ण राजधानी, किम्बरली हीरा खान, सोना, हीरा, मक्का, मेली। दोनों के लिए समशीतोष्ण घासस्थल, पशुपालन। और अगर मेंस के लिहाज से सोचें तो कुछ बड़े मुद्दे दिखते हैं। पहला तो यही कि ये समशीतोष्ण घासस्थल, खासकर प्रेरी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए कितने जरूरी हैं। गेहूं उत्पादन? बिल्कुल। दूसरा, जलवायु, भूगोल और आर्थिक विकास का कनेक्शन। कैसे अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों ने बिल्कुल अलग तरह की अर्थव्यवस्थाओं को जन्म दिया। प्रेरी में कृषि आधारित, वेल्ड में संसाधन आधारित खनन। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट और उनका क्षेत्रीय इकोनॉमी पर असर। वेल्ड का उदाहरण खास है यहाँ। हाँ, और चौथा, मानव पर्यावरण अनुकूलन। कैसे लोगों ने इन घास के मैदानों की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाला है, लेकिन साथ ही इन गतिविधियों का इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी सोचना होगा। बिल्कुल। ये सारे पहलू इन दूर के घास के मैदानों को हमारे लिए भी प्रासंगिक बनाते हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं। एकदम सही कहा आपने। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्से कितने अनोखे हैं और कैसे प्रकृति और इंसान एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की इतनी बात कर रहे हैं, तो इन समशीतोष्ण घासस्थलों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या प्रेरी भविष्य में भी दुनिया का अन्न भंडार रह पाएगा? वेल्ड का क्या होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन घास के मैदानों का भविष्य सिर्फ वहां रहने वालों के लिए नहीं, हम सबके लिए मायने रखता है। जरूर सोचिएगा इस पर। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.